आजकल एक टर्म बहुत ही कॉमन है, नार्सिसिस्ट, जो कि लोग बहुत इजीली एक दूसरे पर थ्रो करते हैं। जो लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ प्यार करेंगे कि मुझे जरूरत है सो माय पार्टनर शुड बी देयर। यस, योर पार्टनर शुड बी देयर एंड व्हाट अबाउट द पार्टनर्स नीड। तुमने अच्छा कर लिया, थैंक यू मुझे कहो, मैंने कराया तुम्हें तो आता भी नहीं था, तुम तो यूं ही जा रहे थे, ये मैंने तुम्हें तैयार करवा दिया। बट हाँ, मैंने तुम्हें तैयार करवा दिया पर मेरे जैसी नहीं तुम बन पाई, सो साथ में ऐसा भी लगा दिया। तो ये तो हमारे आस पड़ोस में, गली मोहल्लों में, घरों में, काम की जगहों में, सब जगह मिल जाते हैं ऐसे लोग। और पहचानने की तो बात यही है कि हम सच्चाई से चीज़ों को देखें और मानें। ये जो माई हम करेंगे तो वी का मज़ा तो नहीं ले पाएंगे। क्या साइंस होंगे कि एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस हो वहाँ पर उस रिलेशनशिप में? कोई भी एक एनर्जी अपने आप को कम ना महसूस करे। मुझे वो कहते हैं ना, मुझे मेरी कमी के एहसास से ज़्यादा मुझे संपूर्ण करने के प्रयास नज़र आए रिलेशनशिप में। तू चाहे कि मैं तेरे जैसी हो जाऊं और मैं चाहूँ कि तू मेरे जैसा हो जाए, सोच, ये तू मेरा और मैं तेरे में हमारा कहाँ जाएगा? हमारा बनेगा ही नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि यू अट्रैक्ट हु यू आर। तो एक हेल्दी पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, कैसे खुद से एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन की जाए, सेल्फ लव कैसे किया जाए, आज के पॉडकास्ट में हम यही जानने वाले हैं। डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स जैसे कि नार्सिसिस्ट और एनर्जी वैम्पायर्स, ये क्या होते हैं, कैसे आप रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग्स को ना अट्रैक्ट करें, आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट के खत्म होते होते आप सेल्फ लव को समझ जाएंगे और आप ये भी समझ जाएंगे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसी होती है। तो यंग ऑडियंस को तो ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आने वाला है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट जुड़ी हैं और इन सब टॉपिक्स पर हम एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। आई वेलकम गीतांजलि कुमार मैम। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे शो पे आके। सेम हियर मैम, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए और आज का डिस्कशन बहुत ही साइकोलॉजिकल होने वाला है और स्पेशली यंग ऑडियंस को तो कुछ डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स मिलने वाले हैं आपसे। आई होप सो। यस। तो मैम, जैसा कि हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने मुझे एक टर्म बताई थी, एनर्जी वैम्पायर्स। कुछ ऐसे लोग जिनसे हम खुद को सराउंडेड रखते हैं, जो हमें इनिशियली तो समझ नहीं आता, बट जस्ट व्हेन हम उनके कांटेक्ट में होते हैं तो हमें बहुत ही ड्रेन्ड फील होता है। तो इन पर्सनालिटी टाइप्स को हम समझे कैसे, कौन होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स? क्या ये हमारे ऑफिस में भी हमें मिलेंगे? क्या ये हमें हमारी रिलेशनशिप्स में मिलेंगे? क्या ये हमारे घर पे भी हो सकते हैं? माय गॉड, हम पहले ही बात एनर्जी वैम्पायर से कर रहे हैं। चलिए, आपने रंगोली सवाल पूछा तो जवाब में मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं। कुछ लोगों की कंपनी में हमें रह के अच्छा लगता है, हम हंसते हैं, हम खिलखिलाते हैं, उम्मीद जगती है, हम अच्छी बातें करते हैं, उनसे मिलके आ जाने के बाद भी वो जायका हमारे साथ लिंगर ऑन करता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ में रहते हैं ना उनकी कंपनी में, तो हम उदास हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमें थकान महसूस होती है, हम उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें हमारी कमियों का एहसास दिलाते हैं, हमारी गलतियों का एहसास दिलाते हैं, हमारे अधूरेपन का एहसास दिलाते हैं। दे मेक अस फील सो अगली एंड डर्टी इनसाइड एट टाइम्स, सो इनकम्प्लीट इनसाइड। मतलब वो हर नेगेटिव चीज़ हमारे अंदर लाते, कहीं पर भी कुछ अप्रिशिएट नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनका असर इतना ज़्यादा होता है कि हम अपने जीवन को जीने का उत्साह भी कम करने लग जाओ, हमारे अंदर कम हो जाता है। जीवन को थकान से भरा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उनके ख्याल भर से हम थकने लग जाते हैं। सो वो लोग होते हैं जो एनर्जी ड्रेनर्स, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, क्योंकि ये हमें फलने फूलने ही नहीं देते, तो खिलने मैम, ही नहीं देते। ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए? क्योंकि आई एम श्योर कि ऐसे कनेक्शंस तो हमें हर जगह मिलेंगे। और आपने बोला कि वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते, बट आई थिंक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ फर्म्स ऐसे भी होती हैं जिनके बहुत मिक्स्ड बिहेवियर होता है।
कि वो किसी टाइम पर आपको अप्रिशिएट करेंगे, बट उतना ही आपको वो नीचा भी हाँ, दिखाएंगे। वो आप उन्हें जज ही नहीं कर पा रहे हैं ना, बिल्कुल। कंफ्यूज्ड मैसेजेस आपको हाँ। देते हैं कि आर दे रियली टॉकिंग गुड ऑफ मी, तो वो आपका सेल्फ डाउट बढ़ा देते हैं। यस। आप अपने अपने बिलीफ पैटर्न को खुद ही क्वेश्चन करने लग जाते हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके लिए अनजान हो जाता है। मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप इन सवालों से घिरे रहते हो, तो आपका आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ने लग जाती हैं, क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ क्वेश्चन हो रहा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट टूटता चला जा रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत आएगा ही नहीं या ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। इस तरीके से बात करते हैं, तुमने अच्छा कर लिया, थैंक यू मुझे कहो, मैंने कराया तुम्हें, तुम्हें तो आता भी नहीं था, तुम तो यूं ही जा रहे थे, ये मैंने तुम्हें तैयार करवा दिया। बट हाँ, मैंने तुम्हें तैयार करवा दिया, पर मेरे जैसी नहीं तुम बन पाई, सो साथ में ऐसा भी लगा दिया। तो ये तो हमारे आस पड़ोस में, गली मोहल्लों में, घरों में, काम की जगहों में, सब जगह मिल जाते हैं ऐसे लोग। और पहचानने की तो बात यही है कि हम सच्चाई से चीज़ों को देखें और मानें। और एक बार नहीं, कई मर्तबा हमारे साथ ऐसा होता है। एंड इफ वी कैन एक्चुअली सिट बैक, पॉज, सिट बैक, थिंक, रिफ्लेक्ट एंड देन एनालाइज एंड एक्सेप्ट। ओके, तो मैम इसी से हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न्स आपने बताई ये रिलेशनशिप्स में बहुत देखने को मिलते हैं आजकल। एक टर्म बहुत ही कॉमन है, नार्सिसिस्ट, जो कि लोग बहुत इजीली एक दूसरे पर थ्रो करते हैं कि मेरा पार्टनर टॉक्सिक है, मेरा पार्टनर नार्सिसिस्ट है, इमोशनली अनअवेलेबल है। तो हम रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में इन कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नार्सिसिस्ट समझना चाहूँगी कि क्या होता है। जितना मैंने पढ़ा है ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट लोग इतना इजीली क्यों बोल देते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो आजकल के जो वर्चुअल वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमें आधा अधूरा सा ज्ञान देते हैं और नीम हकीम खतरे जान रहता है। तो हम इनको, ये आज मैं ये कहने लगी हूँ कि ये आजकल मॉडर्न डे वर्ल्ड के कस वर्ड्स हैं। तो हम यूं ही एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं। हम या मतलब पत्थर है, उठा के मार दिया, कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, ये नहीं मालूम। मैंने तुम्हें मारा, तुमने मुझे मारा, फिर किसका पत्थर ज्यादा भारी है, कौन सा भारी भरकम लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना वो कंफ्यूज हो रहे हैं। दैट्स ऑल व्हाट्स हैपनिंग इन अ रिलेशनशिप। और इन सबकी, मैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी पे बोलने से पहले रंगोली थोड़ा रिश्तों पे बात करना चाह रही हूँ कि हम रिश्ते रिश्ते क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ये खूबसूरत से रिश्ते जो दोस्ती के हैं, वो स्पेशल दोस्ती के हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हैं, पार्टनर्स के हैं, पति पत्नी के हैं, ये रिश्तों के मायने क्या हैं। बहुत पहले एक पीर साहब कहे गए ना, इश्क देख के कीता ते की कीता, यस। इश्क कीता लैन वास्ते दिता, क्योंकि मैंने किया तो मुझे मिलना चाहिए। ये लेन देन की बात थोड़ी ना होती है। आई वॉज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट जिसमें वो स्टेजेस ऑफ लव बता रहे। इनफैचुएशन है, इनफैचुएशन के बाद एक एक्चुअल फीलिंग है कि मोहब्बत है मुझे, प्यार है मुझे, प्यार के बाद अकीदत है, अकीदत के बाद इश्क है। यू वॉन्ट एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इन लव? गिविंग तो कहीं दिखता ही नहीं है, रिसीविंग ही समझ में आ रहा है। क्योंकि जो लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ प्यार करेंगे कि मुझे जरूरत है, सो माय पार्टनर शुड बी देयर, यस योर पार्टनर शुड बी देयर, एंड व्हाट अबाउट द पार्टनर्स नीड, एंड वेयर इज द टॉलरेंस, वेयर इज द अंडरस्टैंडिंग, वेयर इज द गिविंग अवे। रिसीविंग का तो मुझे पता है, मेरे सुख दुख का ख्याल रखे, तो उसके सुख दुख और मेरे सुख दुख और उसके सुख दुख अलग कैसे हो गए? दो लोग जब रिश्ते में जुड़ेंगे तो दो लोग कुछ अपना एक बनाना चाह रहे हैं ना, हमारा बना रहे हैं। मैं और तुमको तो खो जाना है और हमारा बनना है। तो मेरी मैं जब उस रिश्ते में जुड़ रही है तो मेरी मैं जो है वो हमारा बनने कैसे देगी? आज के दौर में लोग कहते हैं कि वी आर एम्पावर्ड, वी अंडरस्टैंड, तो माई लाइफ, माई वे, माई रूल्स। अब ये जो माई 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 हम करेंगे तो वी का मजा तो नहीं ले पाएंगे। मैं रिश्ते पोजेस करने के लिए थोड़ी ना है, रिश्ते अडॉन करने के लिए तो थोड़ी ना है, रिश्ते तो जीने के लिए है, रिश्ते निभाने के लिए है।
और वो रिश्ता आपको हर वक्त खुशी दे, कैसे हो सकता है? रिश्ता तो हर रंग में जिया जाएगा ना, सातों रंग रहेंगे उस रिश्ते में। रिश्ता खिलेगा भी, रिश्ता कभी मुरझाएगा भी, रिश्ता सुस्त भी होगा, रिश्ता रवानगी भी लेगा, कभी रिश्ते में मौज भी आएगी, कभी रिश्ते में ठहराव भी आएगा। सो ये जो पूरा एक स्पेक्ट्रम है ना, इसको समझना पहले बड़ा जरूरी है बिफोर वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स। सो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, व्हाट इज अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, व्हाट इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन अ रिलेशनशिप, ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा। और आज की यंग जनरेशन के लिए तो खासकर, क्योंकि ये यंग जनरेशन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से बड़ी हुई है। मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, तो बस चाहिए चाहिए तो चाहिए। आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप? एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और जिसमें क्या होता है? जिसमें एक वो रिश्ता जिसमें दोनों लोगों के लिए स्पेस है, साथ चलने की, साथ बैठने की, साथ रोने की, साथ हंसने की, लेकिन साथ में वो अपना मैं को नहीं खो रहे। मैं भी इंटैक्ट है, लेकिन बहुत खूबसूरत सा वी बन रहा है। कमिटमेंट है, लॉयल्टी है। कमिटमेंट होगी तो लॉयल्टी आएगी ना, इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। स्पेस देंगे हम। तुमने फोन नहीं उठाया, तुम ऑनलाइन थे। भाई हमने कोई इंटेरोगेशन का ऑफिस थोड़ा ना खोला हुआ है। हम तो वो सीबीआई ऑफिसर की तरह सवालों की झड़ी लगा देते। इतने बजे तुम ऑफिस से निकले, इतना देर का डिस्टेंस है, मैंने गूगल मैप पे चेक किया था, इतना टाइम ईटीए दिखा रहा था, तुम कहाँ लेट हो गए? बट आई थिंक ये लोग तभी करते हैं जब उन्हें ट्रस्ट नहीं होता सामने वाले पार्टनर पे। अब ट्रस्ट नहीं होता सामने वाले पार्टनर पर, उसमें सामने वाले ने कहीं कोताही की, या मेरे अपने मन का डर है क्योंकि मुझे अभी तक इसको पोजेस करने की फीलिंग ही नहीं आई, ये मेरा है और सिर्फ मेरा है। ये तेरे मेरे में रिश्ते नहीं बनते। लोग पोजेसिव क्यों होते हैं रिलेशनशिप्स में? लोगों को एक खुशी मिलती है, लोगों को किसी चीज को ओन करने में खुशी है। वो कहते हैं ना, खिलौने मेरे पास 5 हैं, 5 गुड़िया हैं, लेकिन ये छठी गुड़िया दिल को भा गई, पसंद आ गई तो मेरे पास होनी चाहिए। एक एक फिल्म का डायलॉग था जिसमें मुझे वो पूरी तरह से तो कॉन्टेक्स्ट याद नहीं, लेकिन वो कहता है, आज तक जब भी किसी चीज को चाहा वो चीज मैंने पा ली। इस व्यक्ति से रिश्ता भी इसी समझ से बनाया था, इसी सोच से बनाया था। पाना है, पा लिया तो रख दिया, अब दिल भर गया। सो रिश्ता चला नहीं, क्योंकि रिश्ते को चलाने की वजह नहीं है। रिश्ते को सिर्फ बनाना था क्योंकि सेंस ऑफ पावर लेना था, बिकॉज आई एम यूज्ड टू दैट, इट गिव्स मी अ किक, कि जो मैंने चाहा वो मैंने पा लिया। तो इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की खुराक में आज की दौर का जनरेशन अल्फा का बच्चा बड़ा हो रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। भाई 2 मिनट में मैगी बन जाती है, 3.5 मिनट में आप दाल चावल या उपमा 3500 माइल्स ऊपर हवाई जहाज में खा लेते हैं। चिकन सैंडविच, पालक कॉर्न पालक सैंडविच आप गर्मा गर्म खा लेते हैं। सो मतलब आप वो कहते हैं ना कि आपकी इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं है। उसी तरीके से रिश्तों में भी इच्छा आ गई, इस इंसान को मेरे साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कैसे रहेगा, वो खुश है कि नहीं है, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। बच्चे माता पिता से कोई चीज की डिमांड करते हैं और माता पिता वो डिमांड पूरी करते हैं। माता पिता वो डिमांड पूरी कर सकते थे या नहीं, माता पिता ने बच्चे को एहसास नहीं दिलाया। बच्चे को ये बात कभी समझ में नहीं आई कि जो मैं डिमांड कर रहा हूँ ये मेरी एज अप्रोप्रिएट भी है या नहीं, ये मेरी ज़रूरत है या मेरी ख्वाहिश है। सो कहीं ना कहीं एज द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, सो हाउ आर वी पेरेंटिंग देम। फिर वो बच्चा जो है 6 साल का 16 साल की उम्र में एक सोच के साथ बड़ा होता है, सोच पक रही है, जो उसको जीवन की तपश मिल रही है, उसमें उसकी सोच पक रही है। तो 6 से 16 और 16 से 26 तक तो सोच बन गई ना, मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़रूरत, मेरी इच्छा, मेरी प्रेफरेंस। तो मैम एक रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स क्या होंगे? आजकल लोग बहुत रेड फ्लैग्स की बात करते हैं ना। हाँ, रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। जिस रिलेशनशिप में इंसान खुश है या नहीं है, और खुश कैसे होते हैं। एम आई एबल टू ग्रो, एम आई एबल टू बी माई सेल्फ। जब नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज के साथ रिलेशनशिप होते हैं ना, तो हम डरे रहते हैं। अगर हम 2 लोग रिलेशनशिप में हैं तो बेखौफ होंगे ना,
I am the way I am. I am loved the way I am. I'm liked the way I am. I'm accepted the way I am. यस, ये वो सेंस ऑफ फियरलेसनेस होगी, सेंस ऑफ ईज होगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फ्लैग साइंस है। और अब आपने मुझसे थोड़ी देर पहले नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में पूछा था। अब नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ जब रिश्ता बनेगा तो आप हमेशा डरे डरे रहेंगे, सहमे सहमे रहेंगे। किस बात पे वो हैरान होंगे, किस बात पे वो परेशान होंगे, किस बात पे वो लड़ लेंगे, किस बात पे वो झगड़ लेंगे, किस बात पे वो उंगली तान लेंगे, किस बात पे वो उंगली मरोड़ देंगे, किस बात पे वो भवें कस लेंगे, किस बात पे वो मेरे दिल पर दो इल्ज़ाम लगा देंगे, किस बात पे वो सुबह की शाम कर देंगे, किस बात पे मुझे मेरा जीवन तमाम करने की बात कर देंगे। एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जो होती है वो कभी अपनी गलती तो मानती ही नहीं है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाह रहा था, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम बोलती ऐसे हो, तुमने बोला ऐसा, मेरे दिल को लगी और मैंने तुम्हें मार दिया। तुम ना बोलती तो मैं तुम्हें ना मारता, तो गलती तो तुम्हारी। या मतलब किसी पे हाथ उठाने को आपने जायज बना दिया। तो सेंसिटिविटी की बहुत कमी होती है, संवेदना की कमी होती है। उनको हमेशा अपना आप सही लगता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना, मैं और मैं कहीं सबके बीच में होंगे तो उनको लाइमलाइट चाहिए। सिर्फ मैं, मेरी बात सुनी जाए, मेरी वाह की जाए, मेरी सोच की तारीफ हो। किसी और की तारीफ हो जाए या उन्हें अटेंशन ना मिले तो वो जमीन आसमान एक कर देंगे। और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की कमी भी ये शो बिल्कुल करता है। बिल्कुल एम्पैथी नहीं होगी। जब वो संवेदनशील ही नहीं होंगे, जब उनमें अनुभूति करने की कौशल ही नहीं होगा, तो कैसे वो इस तरीके की सेंसिटिविटी दे पाएंगे। और चूंकि इसकी तारीफ हो गई, इसको मुझसे पहले इसको एक्नॉलेज कर दिया गया, तो वो रिवेंजफुल गुस्सा निकालेंगे। तो वो उसी पार्टी में वहीं बाहर ही इस बात का लिहाज भी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें नीचे दिखाने का मौका ढूंढ लेंगे और बड़ी बेदर्दी से। अक्सर नार्सिसिस्ट लोग रिवेंजफुल होते हैं, विंडिक्टिव होते हैं, अपनी चोट अपना दर्द नहीं भूलते। उन्हें लगता है बस मुझे ही तकलीफ होती है, दूसरे की तकलीफ से तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो यस, ऐसे लोगों के साथ जब रिश्ते बच जाए तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट रिश्ते होते हैं। और इनको निभाने की कैपेसिटी, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। अब वो कैपेसिटी आप में है, वो आपकी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है, ये तो इंसान खुद तय करेगा ना। मैम क्या इनका ये कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है विच शेप्स देम इनटू अ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, या फिर आ, ये इन्वायरमेंटल भी हो सकता है? दोनों बातें हो सकती हैं। ओके। देखिए, कुछ पर्सनालिटी, अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं तो जो डिसऑर्डर्स में टर्मिनेट हो जाती हैं, जहाँ पर कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनके साथ जीना, और उनको इलाज की ज़रूरत होती है, दवा भी चाहिए होती है कई जगहों पे, बिकॉज वो इतने एग्रेसिव हो सकते हैं या इतना ज़्यादा वायलेंट हो सकते हैं। कुछ कहीं ना कहीं उनका बिलीफ पैटर्न्स हैं कि इस तरीके के। और डेफिनेटली चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ही आपको बड़ा दबाया गया हो, आपकी ख्वाहिशों को कभी अहमियत ही ना दी गई हो, आपकी सोच को हमेशा कोई रिस्पेक्ट ही ना मिली हो, आप हमेशा एक डर के माहौल में बड़े हुए हैं, या तो फिर ये सब भी आपके अंदर ये ट्रेट्स ले आएंगी ना, क्योंकि जो मिला आप वो लौटा रहे हो। या फिर बहुत पैम्पर्ड भी हो, ये भी हो हाँ, सकता बहुत है। पैम्पर्ड भी रहे होंगे, हर चीज मिलती रही होगी तो हमें दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, वेट नहीं करना आता। या भाई, आपने मेरे को खाना खाना है, अगर मुझे भूख लग रही है तो बिना बिना कहे आपको पता होना चाहिए मुझे भूख लग रही है, और मुझे क्या खाना है ये बिना कहे आपको पता होना चाहिए। ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म के लिए मुझे इंतजार भी नहीं करना है। सो वो मतलब वो कहते हैं ना, एक बबल में है जिसमें सिर्फ मैं उनको दिख रहा है। और थोड़ी देर में वो कहते ना, जब उस खुमार से निकलते हैं तो पैर भी छू लेंगे, प्यार भी कर लेंगे आपको जहां जहां मारा है वहां पर आपको मरहम भी लगाएंगे, फर्स्ट एड भी देंगे, दवा भी देंगे। तुम मुझे नाराज ना करती, तुम मुझे उलट के जवाब ना देती तो मैं तुम्हें कहीं ना छूता। देखो तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लग गई, अब तुम्हें चोट लग गई ना, देखो मुझे दर्द हो रहा है। जो कि आपको ही कंफ्यूजन देगा एग्जैक्टली कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है या एग्जैक्टली। सिर्फ मुझे हर्ट कर और रहा है। इसीलिए इतना अरसा लग जाता है एक रिलेशनशिप में रहने वाले दो लोगों में से एक को ये समझना, जो मेरा मर्ज है उस मर्ज की वजह कौन है। मैं ही अपना दुश्मन हूँ या मैं जिसके साथ रिश्ते में हूँ वो मेरा दुश्मन बन गया है। बिल्कुल। क्योंकि वो आपको इस तरीके से दिखाते हैं ना, धूप छाव में ही आपको कंफ्यूज कर देते हैं। यस।
कड़ी धूप में खड़ा रखा, जब पसीने तरबतर हुए, बेहोश होने लग गए, तो आपको बाहों में उठा लिया और छाए में ले आए। तो आप जब उस छाँव का एहसास ले रही हैं, तो आप ये बिल्कुल भूल जाती हैं कि इन्होंने धूप में खड़ा किया था। डेफिनेटली। तो मैम लोग इतना इजीली नार्सिसिस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, स्पेशली गर्ल्स? देखिए, इतना ईज़िली करते हैं या हम कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। हाँ। कहते हैं ना, अपनी अपनी जुबान है यारो, हमें नजर ही नहीं आती कुछ चीजें, हम देख ही नहीं पाते। या हाँ। इनिशियली वो क्या होता है ना कि यू आर टारगेटिंग, तो आप उसको चार्म कर रहे हो। एंड यू नो मैम, मैंने ऑब्जर्व किया कि नार्सिसिस्ट बहुत चार्मिंग भी होते हैं, उनके अंदर ऐसी बहुत सी क्वालिटीज होंगी जो कि आपको अट्रैक्ट करेंगे उनके साइड। बी दैट पर्सन इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू बिकॉज दैट पर्सन वांट्स टू एक्वायर यू। तो उसकी चेजिंग की स्टेज है ना आपको, तो वो लव बॉम्बिंग करके आपको चेज कर रहा है, क्योंकि उसकी पहली तो जिद ये है कि ही हैज टू हैव यू इन हिज लाइफ और शी हैज टू रिटेन यू इन हर लाइफ। जरूरी नहीं है कि एक मेल पर्सन ही नार्सिस्ट हो, एक हाँ, फीमेल भी बिल्कुल। नार्सिस्ट हो सकती है, एक बहन नार्सिस्ट हो सकती है, एक सास नार्सिस्ट हो सकती है, मदर, एक फादर। पत्नी, मदर, कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी व्यक्ति नार्सिस्ट हो सकता है। जेंडर का तो इसमें कोई फर्क ही नहीं आता। बट नार्सिस्ट पर्सनालिटीज हम अट्रैक्ट करते हैं शायद, यस, क्योंकि मैं शायद कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे अगर हम बिसूटेड सी स्टेट में हैं, जब हम वो कहते हैं ना दिल से देख और समझ रहे हैं, जब यहाँ से महसूस कर रहे हैं और यहीं से सोच रहे हैं, यहाँ की बजाय यहाँ तक पहुंचने में अरसा लग जाता है। और प्यार पहले महसूस किया जाता है ना, सोचा समझा थोड़ा ना जाता है। क्या ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर का इमोशनल ट्रॉमा दिखाता है कि हम एक इतनी अनअवेलेबल और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या ये हमारे अंदर की भी कमी है कहीं ना कहीं? जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके। सर्टेन पीपल, ओके। सर्टेन पीपल। तो मतलब ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि ऐसे लोग ही नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं? ऐसा कोई पैटर्न, कुछ एक के की लाइफ में ये पैटर्न हो सकता है, कुछ एक की अब माता पिता ने मेरे लिए लड़का पसंद किया और मेरी शादी कर दी, ओके। और शादी करने के बाद आई एम रियलाइजिंग कि वो पहले इतना मुझे मारा और फिर उनको मेरे को कहा मेकअप से ठीक करो और चलो तुम्हारे मामा के यहाँ डिनर है। ओके। और पहले इसी बात के लिए लड़ रहे थे कि मामा ने 2 दिन पहले क्यों इनवाइट किया, 1 हफ्ता पहले क्यों नहीं बोला। ओके मैम, इसी से एक विक्टिम मेंटालिटी भी बहुत होती है लोगों में। रिलेशनशिप्स में बोलते हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता। तो ये विक्टिम मेंटालिटी का क्या रूट कॉज है? ये भी कहीं ना कहीं एक अटेंशन सीकिंग सा बिहेवियर रहता है और सेंस ऑफ ओनरशिप कम लेना चाहते हैं ऐसे लोग। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में एक बार गलत हुआ, 2 बार गलत हुआ, तो अब गलत की वजह से वो ऐसे हो गए हैं, तो वो अपने कथनी और करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं वो बख्शे जाए, छूट मिलती रहे उन्हें जीवन में। और वो मतलब इस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं कि मतलब उनसे ज़्यादा तकलीफ में कोई नहीं है, तो सब छोड़ छाड़ के उन्हें अटेंशन दे दी जाए, उनके साथ सहानुभूति की जाए, उन्हें प्रोवाइड की जाए चीज़ें। सो रिलेशनशिप में जो एक रिलेशनशिप जो है जो गिव एंड टेक मांगता है, तो वो उस 2 तरफा रिलेशनशिप को एक तरफा नियम से चलाना चाहते हैं। तो तभी जो विक्टिम पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनके साथ भी जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं वो खुश नहीं रह पाते ना, बिकॉज फॉर एवरीथिंग ही ट्राइज टू ब्रिंग अटेंशन टू हिमसेल्फ। अब गलती तकलीफ में दूसरा व्यक्ति भी है, तो भी मेरी लाइफ में ही मेरी शादी तुमसे होनी थी, तुम बीमार रहती हो। तो जो बीमार रहती है, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, वो थायराइड की दवाई रोज खा रही है, तो वो इस चीज का एहसास ना करे लेकिन इस गिल्ट में रहे कि मेरी थायराइड की दवाई खाने से इसको चिंता रहती है, ये टेंशन में रहता है, तो ये मेरे थायराइड से इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, सो हाउ गिल्टी शुड आई फील, क्योंकि ये प्रॉब्लम में आ गए हैं मेरी वजह से। यस। सो वो लोग कहीं ना कहीं होते हैं फिशिंग फॉर अटेंशन। हाँ। तो उनको वो एक अनकंडीशनल सा एक चैनल चाहते हैं अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग का, कोई सवाल ना हो, बस मुझे मिलता रहे, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, क्योंकि जहाँ पर किसी और ने कुछ कह दिया तो फिर वो मेरी बात तो कभी कोई मानता ही नहीं है, मेरे साथ ही गलत होता है। और वो लोग बहुत बार
मैं ये नहीं कहूँगी कि काम चोरी पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ ना करने की वजह भी अपने हालात को बना देते हैं। क्योंकि कितनी बार तो मैंने कोशिश की है, मेरा तो बिज़नेस कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। मैंने तो 3 बिज़नेस बदल लिए, 2 नौकरी भी करके देख ली हैं। ऑफ़िस में मेरे को तो प्रमोशन मिली नहीं थी। अब मेरे को प्रमोशन नहीं मिली, दूसरों को मिली, बिज़नेस नहीं चला, उसमें सबकी कमज़ोरी है, गलती है, मेरी नहीं है। सो दैट्स हाउ दे इग्नोर देमसेल्व्स इन द थिंग कि वो सही को सही कह ही नहीं पाते, देखना ही नहीं चाहते, तो हमेशा दूसरों को जिम्मेदार बनाते चले जाते हैं। तो मैम इन अनहेल्दी पैटर्न्स को ब्रेक करके एक हेल्दी रिलेशनशिप में कैसे आया जाए? क्या साइंस होंगे कि एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस हो वहाँ पर उस रिलेशनशिप में? देखिए, दोनों एनर्जीज एक दूसरे को जब कॉम्प्लीमेंट करें, कोई भी एक एनर्जी अपने आप को कम ना महसूस करे। मुझे वो कहते हैं ना, मुझे मेरी कमी के एहसास से ज़्यादा मुझे मुझे संपूर्ण करने के प्रयास नज़र आए रिलेशनशिप में। So two people are able to complement and make a whole, complete whole. So I with my shortcomings, it's not only shortcomings, it's a package जिसमें कुछ प्लस है और कुछ माइनस है। इस व्यक्ति में भी कुछ प्लस है और माइनस है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को टोटलिटी में एक्सेप्ट कर रहे हैं विथ प्लसेस एंड माइनसेस, और हम साथ चलने का फैसला करते हैं। अब वो कहते हैं ना, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चल। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी रोजी एवरी टाइम। हम जब अच्छे समय आए तो उनको भी खूबसूरती से जी लें, और जब चैलेंजेस आए लाइफ में, जब कोई ढलान आए, तो उसमें फिसलते समय एक दूसरे का हाथ ना छोड़ दें। लेने का नाम नहीं होगा, देने का नाम भी होगा। तो जो दो लोग मिलके ग्रो कर सकेंगे, और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, सपोर्ट मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं सोच के नहीं बोल रही, मैं तोल के भी नहीं शायद बोल रही, लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मैं उसकी माफी मांग सकूं, क्योंकि मुझसे पहले उसका दर्द महसूस होगा। और प्यार जो है वो किसी को दर्द देने का नाम कभी भी नहीं हो सकता। आई लव्ड हर सो मच, शी डिड नॉट लव मी बैक, और शी डिश्ड मी, सो नाउ आई विल टेक रिवेंज। दैट्स नॉट लव। अब आज की दुनिया में हम कहते हैं ये बड़ी बातें हैं, ये फिलोसफिकल बातें, बट एक्चुअल लव इज दैट अनकंडीशनल लव ओनली ना। माता पिता आपको करते नहीं है क्या वैसा वाला प्यार? जनरली बच्चों को मम्मी पापा से वही अनकंडीशनल प्यार तो मिलता है जनरली। बट रिलेशनशिप्स में स्पेशली आज के सिनेरियो में अनकंडीशनल लव तो कहीं नहीं है, बहुत सारी चाहते सब है, expectations, हाँ। रंगोली, चाहते सब वही है। मैंने जान के मम्मी पापा का लव का जिक्र किया है भाई, रोमांटिसिज्म को छोड़ के बाकी सारी फीलिंग्स तो सेम है ना। एग्जैक्टली। केयर की, नर्चरेंस की। जिस जिस रिश्ते में बंध के आप बंधन महसूस नहीं करते, जो आपके पैर में, आपके पाँव में बेड़ियां नहीं डालता, लेकिन आपके पाँव को पंख लगाता है, आपके जीवन की रवानगी को बढ़ा देता है, दैट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप इन विच यू ग्रो एंड ग्लो। तो मैम एक रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में दो लोग क्या लेकर आएंगे? क्या हमें टाइपकास्ट करना चाहिए कि एक मैस्कुलिन प्रोवाइडर होगा, फेमिनिन रिसीवर होगी? तो मैं इनके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूँगी। हमारे स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि नर और नारी दोनों एक समान है, इन द सेंस कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। Yes. नर के अंदर कुछ नारी एलिमेंट है, नारी में कुछ नर एलिमेंट्स हैं। बायोलॉजी भी इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देती है। तो उस तरीके से मैं ये कहूँगी कि दो लोग रिश्ते में सिर्फ अपने आप को लेके आते हैं, और अपने उस प्यार को लेके आते हैं जिसकी वजह से वो रिश्ता बन रहा है। अब वो वजह पहले आती है और रिश्ता बाद में आता है, या रिश्ता पहले आ जाता है और वजह बाद में आती है, दोनों तरीकों से चलते हैं। लेकिन दो लोग संपूर्ण रूप से आते हैं और संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करते हैं। दो लोग रिश्ते में, रिश्ता भी कई स्टेजेस से गुजरता है ना। रिश्ता जब बनता है तो वो बच्चे की स्टेज है, नवजात शिशु की तरह रिश्ता है। रिश्ता धीरे धीरे डेवलप किया जाता है, जैसे बच्चा डेवलप करता है। रिश्ते के भी माइलस्टोन्स हैं, जैसे एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हैं। तो हम में पहले तो पेशेंस कि रिश्ता बन रहा है, रिश्ता पनप रहा है, रिश्ता बड़ा होगा। रिश्ते से वो सुखद एहसास तो तब मिलेगा जब रिश्ते रूपी पौधे को हम सींचेंगे। अब सींचने के लिए उसमें पानी चाहिए, उसमें मैन्योर्स चाहिए, और उसको कड़ी धूप भी चाहिए। रिश्ते को जब तक ट्रबल टाइम्स की धूप में आजमाया नहीं जाएगा, रिश्ता तपेगा कैसे, निखरेगा कैसे?
Yes. तो ये सब चीजें मिस आउट नहीं होनी चाहिए। तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं हम अपनी फैंसीज में ही रह जाएंगे, हम सोचेंगे कि फैंटेसीज में ऐसा ही होना चाहिए रिलेशनशिप, तो ऐसे नहीं होते। अब यहाँ पर रियल और रियल लाइफ का भी तो फर्क होना देखना पड़ेगा ना। हीरो है, वो 5 गुंडों को अच्छे से मार कुटाई करने के बाद आपके लिए प्रस्तुत हो गया, आपको जहाँ कॉलेज में प्रॉब्लम्स आई उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए दूर कर दी, उन्होंने आपके लिए एकदम से झट में 6 महीने में बिजनेस खड़ा कर दिया। ये सब चकाचौंध, ये सब चीजें तो हमें ल्योर कर देती है ना। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा ना। मेहनत रियल लाइफ में भी करेंगे, पर 6 महीने में वो मेहनत का फल आएगा या 6 साल में आएगा। सो पीपल इन टू अ रिलेशनशिप वांटिंग अ फुलफिलिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू बी पेशेंट विद ईच अदर, दे नीड टू एक्सेप्ट ईच अदर अनकंडीशनली। और वही नहीं होता है वो वो ही वैसे। नहीं होता, क्योंकि हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश हाँ। करते हैं। रिश्ता बना रहे हो, कोई ग्रूमिंग फिनिशिंग स्कूल नहीं खोल रहे हो, रिफॉर्मेटरी स्कूल थोड़ी ना खोला, और ना ही आपको रिफॉर्म करना आता है। तो मेरे जैसा क्यों बन जाए? तू चाहे कि मैं तेरे जैसी हो जाऊं और मैं चाहूं कि तू मेरे जैसा हो जाए। सोच, ये तू मेरा और मैं तेरे में हमारा कहाँ जाएगा? हमारा बनेगा ही नहीं। मुझे तुम अच्छे लगे, तुम्हें मैं अच्छी लगी, वी रियली नीड टू कीप दैट इंटैक्ट एंड अलाइव। लेकिन रिश्ते में गिविंग, मैं बार बार आपसे बात कह रही हूँ कि रिश्ते में गिविंग और रिसीविंग साथ चलेगा। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब एक को लगे कि मुझे जरूरत है, शी शुड बी ऑलवेज अवेलेबल। मेरे पास, मुझे याद है अभी कुछ महीने पहले एक क्लाइंट थी, वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि जब तुम सो ना तो अपना इंटरनेट ऑफ कर दो, क्योंकि तुम्हें किसी का मैसेज और नहीं आना चाहिए। मुझे तसल्ली मिल रहेगी कि तुम सो रही हो, कोई तुम्हें टच में नहीं है, कनेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तुम्हें से उस वक्त कनेक्टेड नहीं हूं। अब प्यार में हम सब कुछ एक दूसरे को सौंप देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन प्यार में आपका पार्टनर आपसे कहे पासवर्ड बता दे, इंस्टा का भी बता दे, स्नैपचैट का भी बता दे, ईमेल का भी बता दे, इस मुझे तुम आई केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसमें कहाँ फिक्र है? पोजेसिवनेस है। घर पहुंच के एक मैसेज डाल देना दैट यू रीच्ड, ये फिक्र तो समझ में आती है। कितने बजे पहुंची, इतने बजे क्यों नहीं पहुंची, मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा था, तुम कहीं रुक गई थी, तुम्हारी कैब रुक गई थी, ट्रैफिक तो नहीं था, मैंने ईटीए चेक कर लिया था। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? शक और अविश्वास रिश्ते में, उसका स्कोप नहीं होता। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप से क्या है? बहुत बार क्या होता है कि हम रिलेशनशिप में एक व्यक्ति से रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से हम कई रिश्तों की उम्मीद लगाते हैं। बिल्कुल। माँ जैसा अनकंडीशनल प्यार भी करे, पापा जैसा मेरे लिए मेरी बैक पे सपोर्ट भी करे, मुझे गर्लफ्रेंड की जगह के जैसे मेरे साथ रोमांस भी करे वगैरह, और दोस्त के जैसे हमेशा अवेलेबल भी रहे। एक और क्लाइंट मुझसे कहती है, मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने उसको फोन किया और वो सो रहा है, और उसने कहा मैं सो रहा था, बाद में बात करता हूँ। क्यों? उसने अभी क्यों नहीं बात की? ही इज नॉट इमोशनली अवेलेबल, ही इज इन डीप स्लीप, एंड यू जस्ट मेक अ कॉल और वो उठता है, अभी तक वो पूरी तरह से होश आवाज में भी नहीं आए, और तुम भी जानती हो कि तुम्हारा मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई फेल्ट इग्नोर्ड, आई फेल्ट लेस इंपॉर्टेंट, वेयर एम आई इन हिज लाइफ? अब देखिए, वीकेंड है, सैटरडे इज फॉर द कपल एंड संडे इज फॉर द फैमिली। अब इसे हम क्या कहें कि हमने प्रायोरिटाइज कर ली चीजें, और उनमें से अगर एक पार्टनर कहे कि मुझे तो एक ही दिन मिल रहा है, एक दिन अपने माँ बाप को दे रहा है, मेरा एक दिन कम हो गए, अब कौन सही रहेगा? हमारी एक्सपेक्टेशंस ना। अगर हम किसी एक व्यक्ति से रिश्ता जोड़ते हैं तो उस व्यक्ति के और भी तो रिश्ते हैं। वी डोंट गिव स्पेस। एक रिश्ते को निभाने के लिए बाकी सब रिश्तों की कुर्बानी, Yeah. ये तो नहीं हो सकते। वो कहते थे ना, इत्र बेचने वालों का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि वो महकते हैं। सो इसी तरीके से जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वो प्यार आपको महकाता है। वो प्यार आप सिर्फ उस प्यार करने वाले जिससे प्यार करते उसके साथ शेयर नहीं करते, आप प्यार से प्यार को प्यार करते करते इतने प्यारे हो जाते हैं कि आप प्यार ही बांटते हैं। वाओ, वो दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी में। दैट इज व्हाई वो कहते हैं ना, शी इज ग्लोइंग इन लव, या बिकॉज यू फील सो कंप्लीट इनसाइड। एग्जैक्टली।
लेकिन आई शुड बी अंडरस्टूड, मुझे समझा जाए। अरे भाई कभी तुम भी तो समझ लो। और कभी मतलब कभी कोई गलती हो जाए तो हमें गलती को माफ करना भूलना भी तो आना चाहिए। फॉरगेट और फॉरगिव भी तो करना आना चाहिए ना। बहुत बार हमारे डर एक्चुअल में होते हैं या हमारे डर हमारी सोच में होते हैं, और वो सोच में हम उन्हें इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो अलाइव मॉन्स्टर्स के जैसे हमारे इर्द गिर्द हो जाते हैं, और अंत में वो डर हमें ही खा लेते हैं। जी। हमारे रिश्ते को तो बाद में खाते हैं, पहले हमें खाते हैं। ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा। भाई छोड़ने की कोई वजह आएगी, और वो वजह पर हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर तो छूटेगा ना रिश्ता। मेहनत मांगते हैं रिश्ते, सिर्फ मजा नहीं। मजा तो बाद में आता है, और आप रिश्ते को हर मौसम में एंजॉय करते हो, हर स्वाद में। और रिश्ते के भी कई स्वाद है, बिल्कुल घर के खाने के जैसे। रोज थोड़ी ना मम्मी राजमा चावल या आलू पूड़ी बनाती है। हम बहुत सारी मौसम की हरी सब्जियां भी खाते हैं। कई बार हमारे पेट खराब होते हैं तो हम खिचड़ी खाते हैं। तो मतलब जैसी ज़रूरत हो, जैसी नीड हो, उस तरीके से घर में अगर खाना भी परोसती है माँ, तो उसी तरीके से रिश्ते में भी कई शेड्स आएंगे ना, कई स्वाद तो रिश्तों में भी आएंगे। एक दूसरे को पोजेस नहीं करना है कि सोना एक टाइम, जगना एक टाइम, खाना एक टाइम, एवरीथिंग एक टाइम। कैसे? हमको खेलने भी इकट्ठे जाना है, वॉक पे भी इकट्ठे जाना है, हमको शॉपिंग भी इकट्ठी करनी है, एवरीथिंग। तो ये तो घुटन दे देगा ना। कुछ मैं आपकी खो जाएगी जब आप मैं से हम बन जाओगे। कुछ हम में से आप मैं को संवार के रखोगे, और वो निखरी संवरी मैं आपको मुतमईन करती है रिश्तों में। Because you grow as an individual. Yes. When the relationship grows. You grow and you glow. Yes. Yes. मैम जैसा कि आपने चेंज की बात की, आई एम श्योर हमारे बहुत से व्यूअर्स का भी ये क्वेश्चन होगा। कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में, एक इंसान दूसरे को चेंज नहीं करना चाहता बट वो उन्हें इम्प्रूव करना चाहता है फॉर देयर ओन बेटरमेंट। तो इस चेंज को और इम्प्रूव के बीच का जो हेल्दी डिफरेंस है, इसको कैसे समझे कि हमारा पार्टनर हमें अच्छा बनने के लिए पुश कर रहा है या वो हमें चेंज करना चाह रहा है? देखिए, जब हम किसी को पुश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो न्यूटन की थ्योरी है ना, लॉज ऑफ मोशन में आती है। तो हम बिना पुश किए नहीं कर सकते क्या? हमने ये एहसास ही क्यों दिलाना है कि ये कमी है तुम्हारी, इस कमी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। हम किस तरीके से अपनी बात को कहते हैं कि उसमें उसको कमी नहीं लगे। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अच्छाई को और ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास में, बढ़ाने के एहसास के साथ ये बात कह रही हूँ। समझ के देख लो, सुन के देख लो, स्कोप तो छोड़ दीजिए ना उस व्यक्ति में। इट्स ऑल अबाउट द वे यू से इट। यस। अब देखिए, दो लोगों में हमेशा इत्तेफाक रहेगा, मतभेद होगा, लेकिन डिफरेंसेस जब आते हैं वो झगड़ने के लिए नहीं होते हैं, समझने के लिए होते हैं। बिकॉज वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की सोच कैसे हमेशा एक होगी? वो कहते हैं ना, दो डिफरेंट लोग ये सीख जाते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप में जब होते हैं कि अलग रह के भी साथ रहा जा सकता है। वी कैन सेलिब्रेट आवर डिफरेंसेस। उसे खट्टा पसंद है, मुझे मीठा पसंद है, तो हमारे जल जीरे में दोनों चीजें जलती हैं, इमली भी डलती है और गुड़ भी डलता है। और कई बार मैं वो करती हूँ जो उसे पसंद है क्योंकि वो मुझे पसंद है। अब यहाँ पर मैं आपसे रंगोली एक बात कहूँगी कि आज की जो जनरेशन, जो हमारे स्पेक्टेटर्स, जो हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक और देख रहे हैं, वो भी जानते होंगे, सुना होगा सबने अमृता प्रीतम का नाम, यस, साहिर लुधियानवी का नाम। आई लव अमृता प्रीतम, है ना? और साहिर लुधियानवी के कौन सा गाना, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कितने गाने हम सब यार। आप सोचिए, उन्होंने हर गाना अमृता प्रीतम के लिए लिखा, उन्हीं को सोच के लिखा, क्योंकि बेतहा मोहब्बत करते थे। वो कह गए कि इंतजार करोगी मेरा, और वो इंतजार ही करती रह गई। और उनसे मिलने आते थे। अमृता प्रीतम की किताब में लिखा है कि वो मुझसे मिलने आता था और बैठ के चुपचाप सिगरेट के कश लगाता था। मैं उसे देखती रहती थी, एक टक लगा के सिगरेट के कश लगाते हुए, उस धुएं में
जाने उसके धुआं, सिगरेट का धुआं जब उड़ता था, उस उड़ते हुए धुएं में मैं खुद को ढूंढती थी और मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर की खामोशी बाहर आके बैठ गई है सोफे पे। और वो चले जाते थे तो मैं वो कश उठाती थी और उठा के उनको अपने होठों तक लाती थी, सिर्फ उस उंगलियों के स्पर्श को महसूस करने के लिए। She writes all this in her book. It talks about a passionate love, Yes. a love which does not ask for anything, Giving love, sacrificing love, understanding love. unconditional love. उसके बाद इमरोज जिन्होंने अमृता प्रीतम से प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार, दे स्टार्टेड टू लिव टुगेदर, सुख दुख में साथ दिया हर वक्त, लेकिन मांगा कुछ नहीं बदले में। She says, I can be with you, but you cannot perhaps reside in my heart. मैं तुम्हारे साथ जीवन बिता लूंगी, लेकिन प्यार बचा नहीं तुम्हें देने के लिए। और वो जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें किसी और जहां में मिलूंगी, मैं तेनू फिर मिलांगी। मैं तेनू फिर That's मिलांगी। one of my favorite poems. So that is the understanding of love ना। इमरोज ने अनकंडीशनल प्यार किया, उन्होंने बदले में प्यार नहीं मांगा। उन्हें पता था कि इनके दिल में प्यार साहिर के लिए है, लेकिन उस ख्याल से भी इमरोज का प्यार तो कम नहीं हुआ ना अमृता के लिए। वो तो वहीं का वहीं रहा। बिकॉज व्हेन आई लव अ पर्सन, आई लव अ पर्सन। Yeah. अब ये बहुत डिफिकल्ट वाला प्यार नहीं है, ये मेरा वाला प्यार या तुम्हारे वाले प्यार से अलग प्यार नहीं है, ये सिर्फ प्यार है। जब उसको बुखार होता है तो मुझे दर्द होता है, ये वही प्यार है जिसको समझते हुए एक एड कैंपेन वालों ने एक एड बना दी कि खांसी वही सताती है जो मेरे मुन्ने को आती है। ये माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार है। इसमें से रोमांटिसिज्म निकाल देते, प्यार की फीलिंग तो वही है। प्यार आप पिया के लिए करो क्या प्यार आप उस रब के लिए करो, प्यार तो वही है। एंड प्यार कॉल्स फॉर वेटिंग, प्यार कॉल्स फॉर पेशेंस, प्यार कॉल्स फॉर गिविंग, प्यार कॉल्स फॉर नो एक्सपेक्टेशंस। अब ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती होंगी शायद मेरे सुनने वालों को, लेकिन ट्रस्ट मी पीपल, कहीं ना कहीं हम इसको स्लाइस आउट करें तो जीवन तभी जिया जाता है। एक फलदार पेड़ पत्थर खाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि पत्थर उसी को मारे जाते हैं जिसके फल लगे होते हैं। आम के पेड़ को पत्थर या डंडे से ही तो फल आम तोड़ा जाता है। So I don't say that you love somebody and you have no expectations. रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस आएंगी, बट सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेंगी एक्सपेक्टेशंस, दूसरे व्यक्ति की भी तो रहेंगी ना। तो हम रिश्तों को धागों की तरह ज्यादा दूरी भी ना ले आए कि टूट जाए और ज्यादा करीब भी ना ले जाए कि उलझ जाए। तो जो बात मैं आपसे पहले कह रही थी स्पेस की, अंडरस्टैंडिंग की, कि वो अगर आज ये टेलीविजन देखना चाहता है, ये सीरियल देखना चाहता है या ये म्यूजिक सुनना चाहता है, दैट डजंट मीन ही डजंट लव मी। क्योंकि मेरे को तो ये पसंद है, जो मुझे पसंद है वो क्यों नहीं कर रहे। तो संडे के संडे हम मिल के सीरियल देखते हैं, वीकडेज में हम अपना अपना देखते हैं। दैट्स अ वे ऑफ हेल्दी कॉर्डियलिटी। या मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो हम मेरे लिए साथ बैठना जरूरी है। हम साथ बैठे हैं ना, ही इज वॉचिंग दैट एंड आई एम वॉचिंग हिम। So it can be any ways you understand। और कहीं पर भी आपका मैं जरा ज्यादा बड़ा हो गया तो मैं हार गई, तो न मैं हारती हूँ न तुम हारते हो, रिश्ता हारता है। Yes. इसीलिए तो कहने वाले कह गए ना, जब जंग अपनों से होती है तो हम अक्सर हार जाते हैं, क्योंकि हम रिश्तों को बनाते हैं। तो मैम, अब हमने इतना रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात की, उनको इतना डिटेल में समझा, कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप को आप समझ सकते हैं, क्या क्या साइंस होंगे, क्या पैटर्न्स होंगे। अब हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक इंसान की रिलेशनशिप जो खुद के साथ होती है। एक हेल्दी रिलेशनशिप खुद के साथ कैसे बनाई जाए, कैसे सेल्फ लव किया जाए। आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जो कि होना भी चाहिए। तो कैसे खुद के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्योंकि जो रिलेशनशिप हमारी खुद के साथ है वही हम दूसरों में जाके रिफ्लेक्ट करेंगे। वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें वो कहती है मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। जब भी जब भी मेट में ना, तो मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड खुद हूँ। हाँ। ये सोच अच्छी है और सेल्फ लव शायद यहीं से पनपेगा। अब सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में बस थोड़ा सा ये फर्क है। जब मैं खुद से प्यार करती हूँ तो मुझे बाकी भी प्यारे लगने लग जाते हैं, क्योंकि पहले मैं अपने आप से प्यार करती हूँ।
और मैं जब अपने आप से प्यार करती हूँ तो मैं दूसरों को भी ये स्पेस देती हूँ कि वो खुद से प्यार कर ले। सेल्फ जब मैं खुद से प्यार करती हूँ तो मैं खुद को प्यार करती हूँ और औरों को भी करती हूँ। लेकिन जब मैं सिर्फ और सिर्फ खुद ही को प्यार करती हूँ और खुद ही को ही प्यार करती रहती हूँ तो वो सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है। तो अपने आप को प्यार करने के लिए अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है, अपने आप को मानना जरूरी है। जैसी मैं हूं वैसा ही मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जैसा मैं दिखाई देना चाहती हूँ, जैसा मैं बनना चाहती हूँ, वो सोच सोच के मैं अपने आप को प्यार करूंगी तो वो सेल्फ लव नहीं बन पाएगा कभी भी, बिकॉज आई ऑलवेज बी डिससैटिस्फाइड। सो इफ वो एक और सॉन्ग है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, आबिदा परवीन का गाना है, कोक स्टूडियो का, पता नहीं हम इसका जिक्र अभी करते हैं या नहीं, लेकिन उसमें वो कहते हैं मैं अपनी वर्गीय, कोई नहीं मेरे जैसा, मुझे बाहर देख देख के अपने आप को परेशान क्यों करना है, मैं अंदर झांका। मैं जब अंदर झांकूंगी तो मेरे अंदर से सभी कुछ मुझे नजर आएगा, द रियल मी इनसाइड, और मुझे अपने आप से प्यार हो जाएगा व्हेन आई विल सी द रियल मी इनसाइड। एंड रियल मी में हर रंग मुझे भाएगा शायद नहीं, कुछ रंग मेरे मुझे नहीं भाएंगे, किसी और को भा जाएंगे, कुछ रंग मेरे मुझे नहीं भाएंगे लेकिन किसी और के रंग जब मुझे दिखेंगे तो मुझे मेरे रंग की कोई कमी महसूस ही नहीं होगी। सो सम एलिमेंट विच आई डोंट लाइक इन मी, I will, if I keep focusing on that, then I'll not be able to look around. And when I look around and I like something, my focus will change here. So if we were talking about self-love is when I accept myself, when I know myself, when I understand myself, when I discover myself in totality. गिफ्ट रैप की तरह वो बर्थडे की शाम रात को मैं सोने से पहले अपना हर गिफ्ट खोलती हूँ ना, पहले बुक खोलूंगी, फिर टैग उतारूंगी, फिर टेप उतारूंगी और फिर देख के वाओ बोलूंगी। एंड दैट्स हाउ वी नीड टू गो इनसाइड आवरसेल्व्स एंड से वाओ दिस इज मी। हल्का पीला भी है, नीला भी है, नारंगी भी है, लाल भी है, सभी है, ये ग्रे भी है, ये ब्लैक भी है, ये ब्राउन भी है, सभी है। सो सभी है इज मी। और मुझे इसमें से किसको निखारना है, किसको बाहर लाना है, वो मेरी चॉइस रहेगी, बट दिस इज मी। और जब आप सेल्फ लव करोगे तो आपको दूसरों की बातों का असर नहीं होता। वो जो कटाक्ष, वो ताने, वो जो हंसी मजाक, वो बॉडी शेमिंग, ये सब आपको नहीं तंग करती है, क्योंकि आप खुद ब खुद अंदर से मुतमईन है। मेरा रंग सांवला है, मैं उतनी गोरी नहीं हूँ, मैं सबके बीच में खड़ी होती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि सबकी इतनी हाइट है, सब इतने स्मार्ट लगते हैं, मैं नहीं लगती हूँ। ये सब सोच आती ही तब है जब सेल्फ लव की कमी होती है। सो सेल्फ लव कैन बी एन एंटीडोट which will help us to prevent from feeling underconfident. So self love will lead to self care. भाई मेरा रंग रूप कॉम्प्लेक्शन नहीं बदल सकता, वो मेरी डीएनए है, जो है सो है। मेरे हाइट नहीं चेंज हो सकती, बट द वे आई कैरी माई सेल्फ, मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, अच्छी सेहत बना सकती हूँ, आई कैन लुक हेल्दी, आई कैन ड्रेस अप स्मार्ट, so everything will add on to my personality and I will look smart. और ब्यूटीफुल, प्रिटी, ये सब जो लफ्ज हैं ये तो कहीं ना कहीं हमने बोरो किए हैं ना, क्योंकि सोसाइटी ने कुछ यार्ड स्टिक्स बना दिए, और वो यार्ड स्टिक्स को जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ या उन पर अपने आप को आंकती हूँ तो मेरा सेल्फ लव क्वेश्चन होने लग जाता है, क्योंकि ये सब तो है ही नहीं मुझ में। तुम्हें कैसे अच्छा लग रहा है, तुम्हें चिंता नहीं होती अपनी, तुम कैसी दिखती हो, तुम्हारे बाल देखो कैसे हैं, तुम कुछ कर क्यों नहीं रही अपने बालों के लिए। ये घर में माँ भी कह देगी, कोई चाची मामी ताई भी कह देगी, पड़ोसी भी कह देगा, और फिर कहाँ जाएगा कॉन्फिडेंस। सो बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कर लें और अपनी स्ट्रेंथ्स को उजागर करने के लिए प्रयास करें, और किस तरीके से हम कमिट करें अपनी सेल्फ केयर के लिए। सो सेल्फ लव से सेल्फ केयर, वेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटिंग हेल्दी फूड, following a healthy lifestyle where I am able to divide my time in my work and in my physical activities, where I learn to make friends, I socialize with people. तो आप अपने physical health, mental health, social health, spiritual health, इन सब का ध्यान रख सकें, ये सेल्फ केयर आप दे सकें, ये प्रमाण होगा सेल्फ लव का। तो मैम अगर कंक्लूड करें तो मतलब जब एक हेल्दी सेल्फ इमेज बन जाए
तो वही कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव है। बिल्कुल। और ये इसको बनाने में वक्त लगता है, इसके जी। लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और कई बार हेल्प भी लेनी पड़ती है। और यही आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना भी चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम अकेले कर जाएंगे। हम्म। एक अकेला थक जाता है, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो कभी आपको थकान महसूस हो और आपको या रास्ता समझ में नहीं आए या तरीके समझ में ना आए, तो मत घबराइएगा। यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प आउटसाइड। हेल्प इज़ अवेलेबल, जस्ट अ कॉल अवे। यस। सो थैंक यू सो मच मैम, इतना इंसाइटफुल डिस्कशन था आज का, ये बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का इस एपिसोड के बाद खुद के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप्स के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि वो रेड फ्लैग्स को कैसे पहचाने, खुद एक बेटर पार्टनर कैसे बने रिलेशनशिप्स में। और ये सारे टॉपिक्स स्पेशली यंगस्टर्स को बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि उन्हें इन्हीं को समझने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि आज का ये पॉडकास्ट आप सभी को अच्छा लगा हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को और मुझे बताइए आपको आज का ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसा लगा सेल्फ लव के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी जर्नी क्या रही है खुद को बेटर समझने में, खुद के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने में, दूसरों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने में, एक बेटर रिलेशनशिप में आने में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।